नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और मैं आज ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हूं। यहीं से आज हम अड़ी का स्पेशल शो करेंगे। हम यहां इन छात्रों के बीच में मौजूद हैं राजेंद्र नगर में जो बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 छात्रों ने जो आईएएस के लिए यहां पढ़ाई कर रहे थे अपनी जान गंवा दी। उसको लेकर छात्र यहां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त भी आप मेरे पीछे जो शोर सुन रहे हैं, दरअसल यहां पर अपनी मांगों को लेकर ये छात्र बैठे हुए हैं। बहुत गर्मी है, बहुत उमस है। यहाँ अभी कुछ देर पहले 2 छात्र बेहोश हो गए, उसके बावजूद ये छात्र यहाँ डटे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि उनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें फ़ौरन पूरा किया जाए। लेकिन हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष लगातार इस बड़ी खबर पर कवरेज कर रहा है। हम लगातार यहाँ सुबह से डटे हुए हैं। हम हर खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम की मौत हुई है क्या यहाँ पर? लगातार ये सवाल उठ रहा है कि कैसे ये सब कुछ चल रहा था दिल्ली में, यानी देश की राजधानी में। यहाँ पर कैसे वो बच्चे तमाम नॉर्म्स का उल्लंघन करते हुए सिस्टम का फेलियर पूरी तरह से दिखाई देता है। उसके बावजूद इस पर चौतरफा राजनीति हो रही है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। हमने यहाँ पर भी बुलाया था राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें डिबेट करने के लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं आए हैं। बाहर से बयानबाजी जारी है। यहाँ हम छात्रों के बीच में लेकिन मौजूद हैं। छात्रों की क्या मांग है, वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले अभी बहुत हंगामा हुआ इस बात पर कि एक पोस्टर लेकर यहाँ पर एक छात्र आया। छात्रों की मांग लगातार ये है कि राजनीति ना हो, उनके जो मुद्दे हैं उन्हें एड्रेस किया जाए। लेकिन मुद्दे एड्रेस करने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं है। जिम्मेदारी एक कोने से दूसरे कोने पर ले जाई जा रही है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर थोपी जा रही है। दरअसल कौन जिम्मेदार है? देश की राजधानी में बेसमेंट में 3 बच्चे डूबकर मर जाते हैं। ये कहीं पर हो सकता है क्या? ये अपने आप में यकीन करने लायक जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये हुआ है, यहीं पर हुआ है। ये हमारे पीछे आप वो जगह देख सकते हैं, राउस एवेन्यू, राउस का जो आईएएस एस्पिरेंट जहां पर तैयारी कर रहे थे और इसी बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर छात्र भी मौजूद हैं। आप अपनी मांगे लेकर यहाँ पर बैठे हैं। क्या अभी तक आपकी बात हुई है और क्यों अभी तक आप डटे हुए हैं? क्या कोई तसल्ली, क्योंकि एलजी यहाँ पर आए थे, कोई तसल्ली बख्श जवाब अभी तक नहीं मिला है क्या? First of all, I would like to introduce myself. I am a civil service aspirant and my name is Gaurav Kumar. Everyone is here. हिंदी में बोलो। सभी लोग यहाँ ये चीज़ देख रहे हैं, सारे डिमांड्स को लोग फुलफिल किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें सही है, ऑन द प्रोसेस रिकॉर्ड होंगी और होती रहेंगे प्रोसेस। लेकिन मैं आज एक जॉइंट सेक्रेटरी पीएमओ के पास एक लेटर लेके आया हूँ जिसमें एक सीधी सी और सिंपल सी मेरी डिमांड है कि ये चीज़ आज हुई है, कल नहीं हो। इसके लिए कोई एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी का बनना बहुत ज़रूरी है एट पैन इंडिया लेवल और एट द एवरी रेस्पेक्टिव स्टेट। यानी आपका ये कहना है कि जो ये कोचिंग सेंटर्स हैं इनको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी बनाई जाए? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे सरकारी इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए यूजीसी है और सारे तमाम गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, लेकिन आज जो ये कुकुर मुत्तों की तरह मशरूमिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बी इट and NEET, be it a UPSC, be it or any exam, who is regulating them? My question to the direct to the PM or the elected representative of everyone inside this Republic of India, that what is the future of, who will guarantee that this incident will not happen? And my demand in one simple line, to create a permanent. नहीं, क्यों आपको लगता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए? क्यों आपको लगता है कि इनको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह अवहेलना हुई। राव आईएएस के सामने अगर आप विजुअल्स दे सकते हैं तो सामने पुलिस बूथ है, ठीक है। हमें स्टैट्यूटरी बॉडी इसलिए चाहिए क्योंकि ठीक है, बॉडी होनी चाहिए। आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए? आपको नहीं बात करनी। हमारे साथ यहाँ पर तमाम छात्र मौजूद हैं। जी बताइए। जी मैम, ये ORN में जो इंसिडेंट हुआ है बहुत दुखद है सबसे पहले। और मेन चीज़ ये है कि मैम यहाँ पे जो लाइब्रेरीज़ है और इवन जिम्स भी है, पटेल नगर में रहता हूँ मैं, वहाँ पे भी यही हाल है कि सारी लाइब्रेरीज़ और सारे जिम्स बेसमेंट में, फिर भी उसका रेगुलेशन क्यों नहीं है? बेसमेंट्स में जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तभी MCD की आंखें क्यों खुल रही है, तभी पुलिस क्यों आगे आ रहा है, तभी सारी जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है तभी क्यों क्वेश्चन कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है। यानी सिर्फ यही नहीं, बाकी जगहों पर भी बेसमेंट के जो नॉर्म्स हैं, बिल्डिंग नॉर्म्स हैं, उनका उल्लंघन होता है और हो रहा है पूरी दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद जी हाँ। और आपको बता दें 58,000 करोड़ का बिजनेस होता है जो कोचिंग सेंटर्स हैं, 58,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। उसके बावजूद इस तरह के जो नॉर्म्स हैं, जो बिल्डिंग नॉर्म्स हैं, उनका उल्लंघन होता है। हमारे साथ धीरज सिंह जी मौजूद हैं। धीरज जी, आप लॉयर हैं, आप MCD के लिए भी काम कर चुके हैं। ये जो बात कह रहे हैं छात्र की, ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है,
सिर्फ यहीं इस एक जगह नहीं था, यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि बुलडोज़र चल रहा है, यहाँ पर तमाम और जो उन्होंने इंक्रोचमेंट्स किए हुए थे उन्हें हटाया जा रहा है। लेकिन तमाम जगहें ऐसी, मुखर्जी नगर, बाकी जगहों पर जहाँ पर बेसमेंट्स का इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग नॉर्म्स का उल्लंघन होता है, फायर ब्रिगेड की एनओसी मिल जाती है, उल्लंघन होता रहता है। नहीं, बिल्कुल मैडम, जो सारा सिस्टम जो है दिल्ली के अंदर, चाहे वो एमसीडी हो चाहे पुलिस हो, वो पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है। ऐसा नहीं, अभी हमारे एक छात्र ने ये बात उठाई कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। जो एमसीडी के लॉज हैं, जो दिल्ली का मास्टर प्लान है, जो दिल्ली का बिल्डिंग बाय लॉज है, उसके अंदर हर चीज़ का एडुकेट प्रोविज़न है, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन है कि उन प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, क्योंकि हमारे जिनके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी है वही इन्वॉल्व हैं। जैसे अभी राउज हाईवे जिस जहाँ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वहाँ बेसमेंट का गाइडलाइन है, वो बेसमेंट का गाइडलाइन है कि 7 फुट से ऊपर नॉन हैबिटेबल हाइट होनी चाहिए बेसमेंट की, ताकि उसको किसी अदर देन पार्किंग और स्टोरेज के अलावा यूज़ ना करा जा सके। तो इस पे कानून बड़ा क्लियर है उसमें, लेकिन जो कंसर्न जो इंजीनियर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, ये लोग अपना ये सिस्टम को ब्रेक करके कोई एक्शंस नहीं होना। और एक्शन के नाम पे जो अभी आज एमसीडी ने अब एक रिलीज करा है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट के जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया है, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब तक हम टॉप से लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जो और सबसे बड़ी बात आरपीएन सिंह हमारे साथ मौजूद है। आरपीएन जी, बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम में फेलियर है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। एक विभाग नहीं है, जो भी विभाग है, आपको फायर ब्रिगेड की फायर की एनओसी मिल जाती है, मौके पर तफ्तीश नहीं की जाती, जांच नहीं की जाती, या फिर देखकर अनदेखा किया जाता है। एमसीडी अपना काम नहीं करती है, यानी तमाम विभाग या तो रिश्वत लेकर काम करते हैं या दबाव में काम करते हैं, अपना काम नहीं करते। तो ये सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाएगा? आरपीएन जी। प्रश्न मुझसे है। जी आरपी सिंह जी जवाब दें। जी, असल में हम समझे हो क्या रहा है। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है 1976 के हिसाब से बना है, इसमें अल्ट्रेशन होने की ज़रूरत है। दिल्ली जल बोर्ड को ड्रेनेज सिस्टम को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। जरा मास्टर प्लान का पेज नंबर 20 और 21 पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्टता से लिखा है कि दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम को बदलने की जरूरत है। ये ड्रेनेज जो सिस्टम है 50 mm रेनफॉल के लिए बना था। दिल्ली की जनसंख्या कुल 60 लाख थी, आज 2.5 करोड़ है, परंतु किसी ने चिंता नहीं करी। आरपी जी माफ कीजिएगा सर, अब आप मास्टर प्लान की बात करेंगे, आप बताएंगे इतने साल पहले ये किया गया था सर, अभी कैसे फायर की एनओसी मिल जाती है जुलाई में, तब जबकि जून में एक छात्र कंप्लेन करता है मैं जो रिड्रेसल सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, सिस्टम्स काम नहीं कर रहे, इसके लिए सालों से क्या सिस्टम है, उसको जिम्मेदार क्या ठहराया जा सकता है? आप क्या कि सिम्टम्स पे बात कर रहे हैं, मैं जड़ में जाना चाहता हूं। अगर जड़ ठीक हो जाएगी तो सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाएंगे जी। ये इस बार जल बना नहीं हुआ, पिछले साल भी जल बना हुआ, उससे पिछले साल भी जल बना हुआ। आरपी सिंह जी देखिए, जड़ में क्या सुधार हो सकता है? मैं कुछ बोल दूं, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दो तो आप उसका टोकिएगा। लंबा लॉन्ग टर्म प्लान है, अभी जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, सीधा सीधा वो जिम्मेवार है जिनकी डिसल्टिंग कराने की जिम्मेवारी है। दिल्ली के अंदर 731 सड़कों की डिसल्टिंग होनी थी, उसमें से कितनी सड़कों की डिसल्टिंग हुई उसका बही खाता करा ओपन कर दें, पब्लिक के सामने ले आए। मेरे पास तो आरटीआई है जिसमें जानकारी मिलती है किसी डिसल्टिंग नहीं हुई, डिसल्टिंग नाम पे घोटाला हुआ जिसमें पैसा खाया गया। ये जहाँ पर घटना हुई है ये कनेक्ट होती है पूसा रोड के साथ, मैं यहीं से विधायक रहा हूँ, वो डिसल्टिंग हुई नहीं कई सालों से। पीडब्ल्यूडी की सड़क की डिसल्टिंग होती नहीं, सरकार बड़े आराम से कहती पीडब्ल्यूडी का अधिकारी हमारी सुनता नहीं। जब आपको शीश महल बनाना होता है, अपना राजमहल बनाना होता है, तब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सब सुनते हैं, फिर कहते हैं हमारे अधिकारी सुनते नहीं। जब आपको शराब में घोटाला करना था, साइड पॉलिसी बदलनी थी, तब सब अधिकारी आपकी सुनने सब डिसल्टिंग नहीं हुई, वो जिम्मेदार है, ये विभाग जिम्मेदार है, यानी वही तमाम विभाग जिम्मेदार हैं जो किसी एक राजनीतिक दल के नेतृत्व में आते हैं।
सर देखिए, मेरे साथ आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। मैं जहाँ हूँ यहाँ छात्रों के बीच हूँ, यहाँ पे बहुत शोर है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आज हरिशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरिशंकर जी, आपने सुना आरपी सिंह जी को, वो कह रहे हैं या तो लॉन्ग टर्म प्लान हमें सुधार करना चाहिए क्योंकि सालों से कोई सुधार नहीं हुआ है, या फिर वो जिम्मेदार हैं जिनकी इमीडिएट जिम्मेदारी थी कि डीसिल्टिंग नहीं हुई है, एमसीडी के लिए जिम्मेदार हैं, एमसीडी के लोग जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है। ये राजनीतिक बयानबाजी ही चलती रहेगी, सिस्टम को कौन सुधारेगा? या इस सिस्टम में वाकई इतना ये सड़ चुका है कि ये सुधर ही नहीं सकता? मैडम, मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई ऐसी समस्या पैदा होती है तो ये दल जो है लेम एक्सक्यूजेस करते हैं और अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर टालने की कोशिश करते हैं, उल्टे सीधे एग्जाम्पल देते हैं जिनका कोई विषय से और घटना से संबंध नहीं रहता है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है वो करप्शन का है। पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा करप्ट कोई एजेंसी है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है। ये कई बार यूएनओ की रिपोर्ट में आ चुका है। करप्शन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है। 13 कोचिंग सेंटर आपने बंद कर दिए, 13,000 क्यों नहीं बंद किए जो चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। ये एमसीडी की मिली भगत है, एमसीडी ऑफिसरों की मिली भगत रहती है। जिन लोगों की मौत हुई है वो कितने होनहार बच्चे थे। केरला का बच्चा डेल्विन, उसका तुमको जवाब नहीं है, उसके स्कूल का, उसके कॉलेज का वहां से रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि इससे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो नहीं सकता है। और राव जैसा इंस्टीट्यूट जो अपने आप को सर देखिए, ये जो आप लोग कहते हैं ना कि ये जिम्मेदार है, ये विभाग जिम्मेदार है, या ये चीजें जिम्मेदार है, आप छात्रों को सुनिए जरा, उनकी तकलीफ भी सुनिए जरा। जी आप बताइए, ये हम जब बात करते हैं तमाम अधिकारियों से, लोगों से, तो उनका कहना है देखिए ये विभाग जिम्मेदार है, वो विभाग जिम्मेदार है, मास्टर प्लान बनना चाहिए दिल्ली में, क्यों मास्टर प्लान ही नहीं बना है, वो हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। अभी जो हो रहा है उसके लिए आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? मैम एक्चुअली ये डिसिल्टेशन की प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग तो होती ही है, बट यहाँ पे डिसिल्टेशन थी, इस वजह से ये ड्रेन बस्ट हो गया और बेसमेंट में पानी भर गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैम, ये जो स्ट्रक्चर होता है, नक्शा जो होता है बिल्डिंग का, वो पास ही नहीं होता। जैसे सर ने भी अभी बताया कि 7 फीट से ज़्यादा अगर नीचे बेसमेंट में होता है तो वो नक्शा पास नहीं होता। तो ये पास कैसे हुआ, पहली चीज़। और उसमें लाइब्रेरी या क्लास चलती नहीं है, वो इलीगली चल रहा था। अगर ये हर एक बच्चा, अगर 2 लाख लोग ओआरएन में रहते हैं तो एक आदमी। पर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ज्यादातर जो छात्र पढ़ रहे हैं वो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं। उन्हें सबको आमतौर पे क्या कानून है, क्या चीजें पता है। तो आप लोग कभी विरोध इससे पहले कभी किया है, कभी कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, हम इस कंडीशन में नहीं पढ़ेंगे, हम पैसे देते हैं, वी नीड बेटर कंडीशन? 1 महीने पहले एक कंप्लेन भी गई है इंडियन एक्सप्रेस में, बाकायदे सेकंड पेज पे लिखा भी है। बट मैम मेन चीज़ है ये, यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाली बात है, जो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे जो लाइब्रेरीज हैं उसका चार्ज 4,500 से 5,000 रुपये है। जो बेसमेंट में है उसका 24 घंटे का चार्ज जो है वो मैक्सिमम 2,000 रुपये है। इस वजह से। दूसरी चीज़, जो यहाँ पे जो ब्रोकर का और ओनर का जो नेक्सस है उसको कोई सुनने वाला नहीं है मैडम। मैं इसका विक्टिम रह चुका हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। यहाँ पे ब्रोकर है, उसने 6,000 रुपये ले लिया। मैं 10 दिन बाद जब वापस अपना सामान लेके यहाँ पे आया तो उसने फर्स्ट फ्लोर पे दिलाने के लिए, जिस कमरे के लिए मैं बुक करके गया था, 6,000 रुपये लिया था। और जब मैं 10 दिन बाद आया उसी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे दिला रहा था। जब मैंने कहा मैं ये रूम नहीं लूँगा तो उसने 6,000 रुपये रख लिए। मैंने पुलिस को फ़ोन भी किया मैडम, लेकिन वो पता नहीं क्या, वो आपस में लेन देन करके कोई सुनने वाला। देखिए हमारी डिमांड क्या है? ये समस्या है। एक चीज़ बोल दूँ मैम, हमारी डिमांड ये है कि यहाँ पे जहाँ पे जितने स्टूडेंट रह रहे हैं, जो 3-4 थाने आते हैं, इसमें कम से कम एक अलग से डेस्क बनाया जाए जो केवल स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड हो। ये बताएंगे ये लोग थे जो स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड। ये हमारी बहुत दिन से मांग है, लेकिन हम लोग पास इतना टाइम होता नहीं कि अब जाएं उसका पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसको फॉलो अप नहीं कर सकते। ये एक्चुअली क्या है कि अब ये आज ये कैजुअलिटी हो गई है। कैजुअलिटी बताइए। वही डिमांड है कि अब स्टूडेंट डेस्क बने, उसमें से एक एसआई हो, एक एएसआई हो और 3 कांस्टेबल हो, जिससे कि हम लोगों को कभी प्रॉब्लम फेस ना करना हो। एक बार मैं गया हुआ हूँ थाना, राजेंद्र नगर थाना, और उसके बाद वहाँ मुझसे रुपए का डिमांड किया गया था, तब आगे बढ़ाया गया था। मेरा एक दोस्त था उड़ीसा का। क्या शिकायत लेकर गए थे? मैं शिकायत गया था इससे, लैंड ओनर से, उसकी शिकायत लेके गया था कि वो सिक्योरिटी मनी वापस नहीं कर रहा था। लेकिन उन्होंने हम लोगों के ऊपर ही धमका दिया है कि तुम्हें अंदर कर दूंगा, कि तुम आके यहाँ पे हुड़दंगी कर रहे हो। चोरी का इल्जाम लगा। मैडम ऐसा नहीं है कि ये कोई जानता नहीं, हर कोई दिल्ली में जान रहा है। बिल्कुल। बट बच्चे होते हैं कि इतना पैसा। हमारे साथ आरपी सिंह जी भी है, पहले उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। आरपी सिंह जी, आपने सुना ये यहाँ छात्र, ये हर छात्र के पास एक समस्या है बताने के लिए, ये बताने के लिए कि वो शिकायत लेकर जाते हैं तो पुलिस सुनवाई नहीं करती। कोई एक विभाग जिम्मेदार नहीं है इस सिस्टमिक रॉट के लिए। आरपी सिंह जी।
क्योंकि जहाँ आपने मेरे को टोका, मुझे वहीं से वापस शुरू करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मूल समस्या क्या है। ये राव इंस्टीट्यूट जहाँ खड़े हैं, जहाँ पर ये आप कह रहे हैं कि अनऑथराइज बिल्डिंग बनी, ये नीचे अनऑथराइज बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती थी। इसी सड़क के दूसरे कोने तक कृपा कर आज कैमरा लेकर जाइएगा। सबसे पहली जो बिल्डिंग बननी है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग बिना नक्शे के बन रही है, और उसकी जिम्मेवारी किसकी है? जब कल उसमें कुछ घटना घटेगी तब जागेंगे क्या? आज जागे ना, आज आप करिए उस पर कार्रवाई, आज कराइए कार्रवाई, परंतु होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है एमसीडी का वो कोलैप्स कर गया है। ठीक, हाँ ठीक है, एमसीडी का सिस्टम कोलैप्स कर गया, लेकिन आप इस पर भी तो प्रतिक्रिया दीजिए। मेरा सर ठीक है, एमसीडी जिम्मेदार है। इकट्ठे होंगे, घटना से पहले जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है सर, एमसीडी जिम्मेदार है, जाहिर सी बात है जिम्मेदार है, कोई एक जिम्मेदार नहीं है ना, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि तमाम लोग और जो जिम्मेदार हैं, सिर्फ एक विभाग जिम्मेदार नहीं है ना। अभी जो छात्र बता रहे हैं कि वो पुलिस के पास जाते हैं, जो यहाँ पर जिनके घरों में वो किराए पर रहते हैं, वो उनसे उगाही करते हैं, उनको तमाम तरह की दिक्कतें हैं। ये समस्याएं भी तो सुनने वाला कोई नहीं है, यानी ये पूरा सिस्टम छात्रों के अगेंस्ट काम करता है, सिर्फ उनसे पैसे लेने के लिए काम करता है ना। सर हमारे साथ धीरज जी मौजूद है। धीरज जी देखिए, ये छात्र जो बता रहे हैं ये एक से समस्या है जो एमसीडी की वजह से हुई, इसके अलावा और तमाम समस्याएं हैं छात्रों की, और सिर्फ पैसे लेने के लिए सिस्टम क्या काम कर रहा है? मैडम देखिए, जो छात्रों ने बड़े वैलिड सवाल उठाए, और हम पर्सनली भी, क्योंकि हर किसी का परिवार का कोई ना कोई आज जो है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और राजेंद्र नगर मुझे भी पर्सनली यहाँ आके मौका मिला। यहाँ जो मैंने पर्सनली भी देखा है कि जिस तरीके से लैंडलॉर्ड्स ने जो अपने मकान बना रखे हैं, जो कमरे बना रखे हैं, छोटे छोटे कमरे में 4-4, 5-5 बच्चों को ठहराया जा रहा है, जो उनका मेसिंग जो खाना है सबसे इम्पोर्टेंट जो लेकिन जो छात्र कह रहे हैं कि आप एक स्पेशल डेस्क बना दीजिए, उससे हल होगा क्या समस्या? उससे हल होगी क्या? नहीं, सरकार अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, पर जो सबसे बड़ा जो इशू है वो हर चीज़, हर रेगुलेशन है, रोज नया कानून बना देने से, सिर्फ ये कह देने से कि डिसिल्टिंग नहीं हुई, नया मास्टर प्लान नहीं बना, आज हमने आईपीसी को हटा के भारत न्याय संहिता बना दी, नए कानून से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको मौके पे आपके अफसरों को एक्शन लेना पड़ेगा। आज इतने सारे इंस्टीट्यूट ये बन गए हैं, आज एक सिर्फ जूनियर इंजीनियर एई को सस्पेंड करके अगर सरकार कहे कि हम इस छात्रों की मांगों पर बड़ी सीरियसली से एक्शंस ले रहे हैं तो वो गलत है। यहाँ कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर को और दिल्ली पुलिस के डीसीपी को इसके लिए जिम्मेवार ठहरना चाहिए। एक जूनियर इंजीनियर और एई को सस्पेंड करके नहीं, इलाके का डिप्टी तीसरी ना करें, सिर्फ तीसरी ना करें, गंभीर काम करें। राजेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश गुप्ता जी, सबसे बड़ी समस्या जो हर कोई कह रहा है वो ये कि डिसल्टिंग नहीं हुई। राजनीति कब तक होती रहेगी? एक दूसरे के दरवाजे पे कब तक हम ये कहते रहेंगे कि आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं? राजनीतिक जो बयानबाजी है वो होती है, लेकिन समस्या का हल नहीं होता है। राजेश गुप्ता जी, क्या राजनीति से ऊपर उठकर भी काम होगा? देखिए, मेरे साथ में जो दोनों मेरे पैनलिस्ट हैं, दोनों पूर्व विधायक हैं, बड़े तजुर्बेकार लोग हैं। मैं वर्तमान में विधायक हूँ। राजनीति मैडम तब तक होती रहेगी जब सब राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट करते रहेंगे। राजनीति अच्छी चीजों की होनी चाहिए। मेरे सामने हरिशंकर जी हैं, मेरे सामने चुनाव लड़े हैं, पूर्व विधायक हैं। हमने तो कभी आपस में कोई राजनीति नहीं करी, लेकिन आज जो डिबेट आप कर रहे हो, आप एक महीने पहले की डिबेट देखिए ना, सारी हिंदू मुस्लिम पे हो रही। हम रोज कहते थे कि मुद्दों पे कर लो, कोई नहीं करता। आप आइए ना दिल्ली विधानसभा में, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम एज ए चेयरमैन किसी कमेटी में बुलाते हैं, एचओडी को, कमिश्नर साहब को बुलाते हैं एमसीडी के, या हम चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाते हैं, तो आने से बहाना मार देते हैं, कहते हैं एसडी साहब ने मीटिंग बुला दी। अब बताइए क्या करोगे आप दिल्ली विधान, आपने देख लिया सौरभ भारद्वाज जी के ट्वीट को, आपने देखा, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से लेकिन राजेश गुप्ता जी, सरकार तो आप चला रहे हैं ना, सरकार आप चला रहे हैं, आप हर मुद्दे पर धरने पर बैठ जाते हैं। छात्रों के मुद्दे पर धरने पर क्यों नहीं बैठ गए आप? छात्रों के मुद्दे पर भी धरने पर बैठ जाइए। अगर आपको दिख रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है तो लिखिए चिट्ठी, क्यों नहीं? आप एडवर्टाइजमेंट छापते हैं इतने बड़े बड़े सरकार के, आप एडवर्टाइजमेंट छापिए ना कि काम नहीं हो रहा, बताइए। आप सुन, मुझे आप 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट में आप मुझे बोलने दे, फिर आप बोलिए, ठीक है? बोलिए, सवालों के मैं जवाब दूंगा, आप प्लीज मुझे थोड़ा मौका दीजिए। मेरा ये कहना है कि आपने कहा एडवर्टाइजमेंट छापी, लगातार ट्वीट हो रहे हैं, लगातार मैं कह रहा हूँ आप दिल्ली विधानसभा आइए, आपका स्वागत है, सचिवालय में आइए, आप प्रेस है, आप बच्चों की आवाज है। मैं यही चाहता हूँ कि आप इस आवाज को मेरी सरकार चाहती है आप उठाएं, आप आके देखें कि मंत्री कहते हैं हमारे साथ चलो,
तो वो मना कर रहे हैं, मना कर ना। आपने उस वीडियो को पूरा देखा है, वो कह रहे हैं डिसल्टिंग नहीं हुई, तो जवाब नहीं देते। आप बताइए कि आप ये काम आपका है, आप मेरे साथ दें, आप इन बच्चों की आवाज उठाएं, मीडिया बताए कि एक विधायक बुला रहा है, एक सचिव को बुला रहा है, एक मंत्री बुला रहा है और मुख्य सचिव मना कर रहे हैं। इस तरीके से कभी नहीं होता। और जब हमको पूरी पावर दी कोर्ट लेकिन ने, राजेश गुप्ता जी, ये घटना हुई, उसके पहले एक छात्र ने शिकायत की, उसका क्या हुआ? अरे मैं छात्र ने उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम भी तो यही कह रहे हैं कि शिकायत करी तो हमने कहा ना एजेंसी को करिए, इसलिए तो सौरभ बार ने कहा, इसलिए तो विधायक कहते करिए, सुन के राजी नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दी कि इनकी ट्रांसफर करे जाए पोस्टिंग के अधिकार चुनी हुई सरकार को होनी चाहिए, तो संसद में जाके कानून बदल दिया गया। आप बताइए इसके ऊपर क्या बात होनी चाहिए? ये तो आपके सामने है सब कुछ, लेकिन इस पर बात तो नहीं चाहिए। मुझे राजेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक विभाग जिम्मेदार है, सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है? यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं छात्रों की, सिर्फ यही समस्या? ये तो बहुत बड़ा मसला है जिसमें कि लोगों ने जान गंवा दी अपनी। लेकिन सिस्टम में सिर्फ एक विभाग जिम्मेदार नहीं है ना, पूरा सिस्टम फेल दिखाई देता है, पूरा सिस्टम ठप दिखाई देता है छात्रों के खिलाफ। सिर्फ पैसे लेने की मशीन बनाई हुई है। हमारे साथ छात्र मौजूद है, उनको सुन लीजिए। जी बताइए मैम। कोई भी एक विभाग जिम्मेदार नहीं है मैम, ये सारे विभागों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ पे पुलिस हमेशा पेट्रोलिंग करती है, उनको कभी नहीं दिखा कि यहाँ इल्लीगल तरीके से लाइब्रेरी चल रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनको परमिशन थी कि सिर्फ बेसमेंट में गोडाउन बने या पार्किंग की स्पॉट बने, वो वहाँ लाइब्रेरी चला रहे थे, वो इतने टाइम से चला। और ये न्यू बिल्डिंग है मैम, सिर्फ 2 साल हुई है इसको बने हुए। अगर न्यू बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और मैम यहाँ वाटर लॉगिंग आज से नहीं हो रहा है, पिछले 2, 3, 4 साल से कंटिन्यूअस यहाँ वाटर लॉगिंग हो रहा है और कोई स्टेप नहीं लिया जाता है यहाँ पे। तो ये जब सबको पता है कि जून में मॉनसून आता है, तो हम क्यों नहीं मई में सारे नाले क्लीन कर लेते हैं, सारे सीवेज की प्रॉब्लम से डील कर लेते हैं, तब क्या हो जाता है? राजेश गुप्ता जी, शैली ओबरॉय तो मेयर हैं, आप सुन रहे हैं, 1 साल से नहीं सालों से यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है। वो क्या कर रही थी? वो सिर्फ मेयर के पद पर बैठी हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी थी? मैम सुनिए, आपको मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो आरपी सिंह जी साहब ने एक बात बहुत शुरुआत में कही थी कि ये जो काम जिस तरीके से है ना कि एक सिस्टम को पूरी तरीके से फेल कर दिया गया। और किसने फेल करा? हमारे को ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर चली गई हमारी, तो नहीं तो हम कुछ करें। और आपने कहा शैली ओबेरॉय वहाँ पे मेयर पे बैठे, आप समझिए, आप वहाँ पे बैठे ना, कैमरे में दिखाइए, क्या एक नाले से दूसरे नाले तक भी जाने की जगह छोड़ी गई है? आप बताइए, दुकानें लोगों ने बना ली, इलीगल दुकानें बनती चली जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या मीडिया उसको दिखाने के लिए राजी है? आप बताइए। मैं कह रहा हूँ, मैं हरिशंकर, आरपी सिंह जी, मैं मिलके, आप हमारा साथ दीजिए, आप भी तो साथ दीजिए। जब वो वहां पे कोई खाने जाता है तो आप लोग आ जाते हो कि नहीं जी इनको करने दो। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के नालों को तो छोड़ दो, सारी पार्टियां मिलके, सारे लोग मिलके, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं, मीडिया, ये बच्चे, इन बच्चों के माँ बाप जिन्होंने शायद वहाँ पे दुकान बनाया, कोचिंग सेंटर जिसको बनाया, उसके भी बच्चे होंगे, है ना? सारे राजेश गुप्ता जी, नहीं हो सकती किसी चीज। अभी आज के दिन देखिए, ये बहुत ही दुखदायी घटना है, बहुत ही तकलीफदेह घटना है। आप उन परिवारों का सोचिए, आप उन परिवारों का सोचिए जिनके बच्चों के लिए वो हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, उन्हें दिल्ली भेजते हैं। क्या उनके सपने हैं? इसमें राजनीति क्या होनी चाहिए? क्या राजनीति से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारी आप भी समझें, अपनी जिम्मेदारी बाकी लोग भी समझें, एलजी भी समझें, सबको अपनी जिम्मेदारी समझकर ह्यूमेन अप्रोच अपनाने की क्या जरूरत नहीं है? आप अपनी जिम्मेदारी तो समझिए, दूसरे से हम पूछेंगे उनकी जिम्मेदारी वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप दूसरे के दरवाजे पर रख देंगे ऐसे समय में, क्या ये सही है? सुनिए, वो पत्रकारिता भी तो होनी चाहिए थी। आज देखिए, मैं अपने आप को भी इल्जाम दे रहा हूँ, मैं पहली बात समझ लीजिए, मैं किसी उससे नहीं भाग रहा, ठीक है? मैं मानता हूँ कि हमारी भी जिम्मेवारी है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है, ये पत्रकारों की भी है जो जो पे कराते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वहाँ पे आके दिल्ली विधानसभा में सचिवालय में नहीं बताते कि हम बुला रहे हैं अधिकारी नहीं, अरे बताए ना, वो जिम्मेवारी हम सबकी कलेक्टिव है कि हमारे बच्चे, आपके भी घर में परिवार है, मेरे घर में भी परिवार है, लेकिन इस सिस्टम को अगर फेल करता, सुनिए, ठीक है, लेकिन बड़ी बात आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमारी भी जिम्मेदारी थी। हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी भी मौजूद है। हरिशंकर जी, आप सरकार चला रहे थे इससे पहले, और ये समस्या आज की नहीं है, सालों की समस्या है। दिल्ली में क्यों इस तरह की समस्याओं को पनपने दिया गया है? क्यों ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो सिर्फ छात्रों से उन्हें एक कैश काउ की तरह ट्रीट करता है, और सिर्फ छात्रों को ही नहीं, तमाम और लोगों को भी? ये सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं किया? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का और दिल्ली गवर्नमेंट के संबंधित विभाग जो हैं,
उनका काम ये है कि जो एस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं, एस्टेब्लिश लॉज हैं, उनका कैसे वे आउट निकाला जाए, उनको ब्रेक करने के लिए वो आज अपने पदों पर बैठ के यही काम पूरा दिन करते हैं कि किस प्रकार से कानून का बायपास निकाला जाए ताकि रिश्वत को जनरेट किया जा सके। सबसे बड़ा काम यही है, करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है और उसकी जिम्मेदारी करप्शन के चलते हुए है कि सारा काम जो गड़बड़ है। आज वहां के जो विधायक दुर्गेश पाठक हैं, वहां के जो कॉर्पोरेशन में एक मिनट वहां के कॉर्पोरेशन मेंबर हैं, वो अपने पद से इस्तीफा आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लोभी है, आम आदमी पार्टी सही काम नहीं कर रही है, वो व्यवस्था को सही चला नहीं रही है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, एमसीडी भी कह रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट भी मैं कह रहा हूँ, वो क्यों नहीं अपने पद से इस्तीफा देते। हमने जेई को हटा दिया, यही को हटा दिया, पुलिस के लोगों को कर दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो चुने हुए विधायक हैं, चुने हुए नहीं, लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी मेरा आपसे फिर सवाल ये, आप मान रहे हैं कि ये समस्या है, आप मान रहे हैं कि सरकार सही काम नहीं कर रही, आप मान रहे हैं कि एमसीडी सही काम नहीं कर रही, व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सिर्फ राजनीति करने के लिए है, सड़कों पर उतरने के लिए नहीं है, छात्रों की समस्याएं उठाने के लिए नहीं है। अगर ये सिस्टम फेलियर है, अगर आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है, अगर वो लोभी है, तो आप क्या कर रहे हैं? लेकिन मैडम आप उनके साथ सत्ता का सुख भोगने के लिए साथी बन जाते हैं जब आपका दिल चाहता है, बिल्कुल और वरना आप उनके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है आपका। देखिए, हम सरकार में नहीं है। कैसे सर? सरकार में हम लोग नहीं है ना, यहाँ नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में साथ में आप उनके बिल्कुल है, हम बनाने आप उनके विरोध में सड़क पर उतरिए, बताइए कि कहाँ कमी है। नहीं तो कल भी हम लोग वहाँ पर थे, कल पूरा दिन वहाँ पर रहे हम लोग। नहीं, कल किया ना आपने सर, आपने कल किया। सिस्टम में कमी है, ये तो आपको पहले से उठाना चाहिए था ना, तो विकार ये आपने कब उठाया? इससे पहले 10 साल से इस सरकार के खिलाफ में हमने आवाज बुलंद की हुई है, एक नहीं 10 इश्यूज के ऊपर की हुई है। आज दिल्ली के अंदर शराब ठीक है सर, जो आपके सामने आया है। सर, हमारे साथ छात्र मौजूद है, उनको भी शामिल करते हैं। जी बताइए मैम। जो सबसे बड़ी समस्या है ना यहाँ, जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट हो रहा, तो चीज़ें जैसे वहाँ पर सीवर सही होने लगा तो वहाँ तो हो जाएगा, लेकिन मुखर्जी नगर में जब आग लगी तब वहाँ होगा, जब यहाँ कुछ होगा तब यहाँ होगा। आग लगने का इंतजार करें, मतलब कुछ यहाँ होगा तो जैसे गांधी विहार, संगम विहार, वजीराबाद, सब जगह सही नहीं होगा स्ट्रक्चर जो भी है, सब जगह लाइब्रेरी बंद नहीं होगी, कोचिंग सब जगह बंद नहीं होगी, जहाँ कुछ हो गया वहीं पर सुधार देंगे। अब जो है, पिछली साल मुखर्जी नगर में आग लगी थी तो वहाँ पर जो बैनर वगैरह आए थे, बिल्डिंग निकाल दिए थे। हाँ, लीपापोती जहाँ पर होगा। यह है ना प्रॉब्लम आज का नहीं है, ये हिस्टोरिकली प्रॉब्लम है। मतलब इधर पानी यहाँ, मतलब इस विंटर जब पानी पड़ता है जून में, इतना पानी इतना लेवल का आता है, तो इतना टाइम में क्या कर रहा है गवर्नमेंट? मतलब वही दे आर नॉट टेकिंग दिस ईयर है। और ये पूरा सिस्टम कैसे है, मतलब सिस्टम इधर अच्छा नहीं है, मतलब कोई भी मतलब रहने के लिए, पढ़ने के लिए और उसके बाद कुछ भी आगे करने के लिए वो भी नहीं है। और यूपीएससी मतलब इतना स्टेप लेना है, मतलब सब लोग को जस्टिस आना चाहिए व्यवस्था में, और न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना। और अभी वो 3 लोग मतलब जो प्रेजेंट गया उसके लिए मतलब जस्टिस चाहिए हमको, उसके तक हम इधर से नहीं, मतलब एक ही समस्या को देखते, जैसे पीजी वगैरह पूरी समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, कोचिंग है, कोचिंग बंद करा देंगे। जो पीजी वगैरह, हॉस्टल वगैरह, उनमें सब में ऐसा ही है, बिल्डिंग्स हैं ऐसे ही बनी है, मुखर्जी नगर की सभी ऐसे। बेसमेंट में क्या बच्चे रहते भी हैं? हाँ, मतलब लाइब्रेरी ज़्यादातर बेसमेंट में चली, कोचिंग सारी के बेसमेंट में चल रहा है, चलते बेसमेंट में। देखिए, जो ये छात्र कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप लीपापोती करते हैं, जहाँ समस्या दिखाई देती है वहाँ दुरुस्त कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई है। बिल्कुल, लेकिन आप सिस्टम सुधारने की बात नहीं करते। बिल्कुल, ये कई बार हो चुका है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी और कुछ बच्चे हैं, उसके बाद भी कुछ डायरेक्शंस आई हैं। लेकिन मेरी बेटी भी 9th क्लास में है, कोचिंग कर रही है, वहाँ भी क्लास जो है बेसमेंट में चल रही है। लेकिन अब क्यों नहीं जो इस इलाके के हर क्षेत्र में कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो जो हमारा जूनियर इंजीनियर है, हमारा एक्सीएन है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, पुलिस के अथॉरिटीज़ हैं, वो लोग कुछ नहीं करती और सारा एक्शंस जो है वो सबसे निचले स्तर के ऊपर है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में एमसीडी में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी है, मेयर तो एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है जैसे भारत का राष्ट्रपति है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी स्टैंडिंग कमेटी होती है और स्टैंडिंग कमेटी के बिना कोई भी डिसीजन, किसी भी अफसर की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। वो
2.5 साल हो गए आज तक दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है। तो सारे पॉलिटिशियंस से, चाहे वो बीजेपी से हों, चाहे कांग्रेस के हैं या आम आदमी पार्टी है, आपस के डिस्प्यूट्स को निकाल के आरपी सिंह जी, आपने सुना धीरज जी को, उनका ये कहना है कि मेयर तो सेरेमोनियल पोस्ट ही है, बहुत अधिकार नहीं है उनके क्षेत्र में, लेकिन एमसीडी सबसे बड़ी बॉडी है। एमसीडी की कितनी जिम्मेदारी है और एमसीडी जो कमिश्नर हैं वो किससे आदेश लेते हैं? अभी तो मेयर ही है सब कुछ वहाँ पर, अभी तो स्टैंडिंग कमेटी है नहीं, कोई और कमेटी है नहीं, सब कुछ तो मेयर ही चलाती है वहाँ पर, सारे आदेश तो मेयर के चलते। परंतु जो बात अभी मुझसे पहले राजेश गुप्ता जी कह रहे थे कि अधिकारी इनके सुनते नहीं हैं, कृपया करके इनसे पूछिए 56 करोड़ रुपए का दिल्ली में शीश महल बना लिया, अपने मुख्यमंत्री के लिए राजमहल बना लिया, तब किसने सुनी, तब किसको सुनवा, किसके हिसाब से बना लिया वो? तब तो वही अधिकारी से अपना राजमहल बनवा लिया। एक लुकिए बहन आपने ठोक, मैंने कितनी देर बाद आ पाया। दूसरी बात, कहीं पर भी कहीं पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है। यहाँ पर बेसमेंट में नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया, 12 फुट बनाने दिया गया, जबकि वो 12 फुट नहीं होना चाहिए था, वो 7 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, ताकि उसे आप या तो पार्किंग के लिए या स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करें। आपने 12 फुट बनाने दिया। दिल्ली पुलिस हर जगह जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पहुँचती है, यहाँ पर क्यों नहीं पहुंची? यही बिल्कुल सामने उसके पुलिस चौकी भी मौजूद है, इस इलाके में भी तमाम पुलिस अधिकारी तैनात होंगे। पुलिस तो आपके अंतर्गत आती है, सरकार के अंतर्गत, तो उसकी काम की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब मैं अपेक्षा करूंगा मुझे सुनेंगे एक बार। जो ये इन्होंने कहा कि दिल्ली के अधिकारी इनकी सुनते नहीं, जो शराब के अंदर घोटाला किया, शराब की पॉलिसी बनाई, नीति बनाई, कोरोना के दौरान में बनाई, उन्हीं अधिकारी से बनवाई ना, उन्हीं अधिकारी से बनवाई जिससे 4 लाख रुपए का अपने लिए कमोड लगाया घर के अंदर, उसी से बनवाई जिससे लाखों करोड़ों रुपए के पर्दे लगवाए अपने घर के अंदर, जिससे मार्बल लगाया अपने शीश महल के अंदर। आरपी सिंह जी, आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। कोई विभाग आपको लगता है जो आम आदमी पार्टी के अलावा दिल्ली में काम करता है, जिसमें केंद्र सरकार का या गृह मंत्रालय का दखल है, जो जिम्मेदार है इसके लिए, या बिल्कुल नहीं है? आपकी ना पुलिस की कोई जिम्मेदारी थी, ना बाकी किसी की कोई जिम्मेदारी थी, ना एलजी की कोई जिम्मेदारी थी, कुछ नहीं था। एलजी तो तमाम फाइलें इधर से उधर भेजते हैं, बयान भी देते हैं, सड़क पर भी उतर आते हैं, उनके फोटो भी आते हैं जब डीसिल्टिंग होती है। अभी तो कोई फोटो नहीं आया उनका, उनके फोटो आए थे ना पिछली बार भी जब डीसिल्टिंग करवा रहे थे वो खुद सड़क पर उतरकर। तो आप किसी बात के लिए तो जिम्मेदारी एक्सेप्ट करेंगे यहाँ? इसी दिल्ली के अंदर अभी जब बाई इलेक्शन हुआ था, इसी विधानसभा के अंदर तब नारा लगा था जिसकी सरकार उसी का विधायक। ये नारा था केजरीवाल साहब का कि मेरी सरकार है, मेरा विधायक चुनकर भेजिए, मैं सब समस्याओं को हल करूंगा। फिर नारा लगा कि जिसकी सरकार उसी की एमसीडी। अरे जब सरकार आपकी, एमसीडी आपकी, तो फिर जिम्मेवारी किसी और की क्यों? आपने दिल्ली पुलिस की बात की, दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन रोके, वहां शिकायत जाएगी तो दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, बिना शिकायत के दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। मैं अभी कह रहा हूं, मेरा अभी चैलेंज स्वीकार करिए आप, मैं नंबर कह रहा हूं आपको। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, दिल्ली पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, उन्हें नहीं कुछ भी करना चाहिए था इसके लिए उन्हें रोक दिया गया। आरपी सिंह जी, आपकी बात हो गई? वो रिपोर्ट कर सकते थे, उन्होंने रिपोर्ट किया जी। अभी एमसीडी, मैं दिल्ली पुलिस का पूछ रही हूँ सर, किसके पास है? मैं अभी मैं दिल्ली पुलिस के बारे में पूछ रही हूँ। इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है कहीं पर तो सुनने को चाह रही। अच्छा बहन, आप करिए अपना चलाइए, धन्यवाद। नहीं सर, आप सुनने को चाह रही नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का जवाब भी नहीं ले रही आप। बोलिए, चलिए बोलिए आप सुनेंगी तो बताऊंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा सर, मुझे थोड़ी माफी दे दें। 1 मिनट के लिए आप जी बोलिए। मुझे भी माफी दे दीजिए, मैं भी वहां आता, आपके साथ खड़ा होता, अच्छा रहता। एमसीडी जब शिकायत करती है, आपको आना चाहिए था, आपको आना चाहिए था। दिल्ली पुलिस अपने आप से कार्रवाई नहीं कर सकती, दिल्ली पुलिस अपने आप से कार्रवाई नहीं कर सकती। दिल्ली पुलिस एमसीडी के आदेश के बाद एमसीडी कहती है उस पर कार्रवाई करती है। मैं फिर आपको एक निवेदन करूं, आधा सेकंड सुनिएगा जरा। इसी सड़क पे जहां आप खड़ी हैं, इसके दूसरे कोने तक जाइएगा, अभी इस समय एक बिल्डिंग बन रही है, पूरी की पूरी बिल्डिंग अनऑथराइज्ड है, बिल्डिंग का नक्शा पास की बिना बिल्डिंग बन रही है। कराइए ना एक्शन, आप में हिम्मत है तो
नहीं नहीं बिल्कुल दिखा देंगे, हमारे अंदर बहुत हिम्मत है, आप इसके लिए चैलेंज मत करिए। हमें किस बात की हिम्मत की जरूरत है? हमें किस बात के लिए हिम्मत की जरूरत है? हमें किस बात के लिए हिम्मत नहीं होगी? जिसका भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है आप यहाँ सब तोड़ दीजिए, आप सब तोड़वा दीजिए, किसी को हिम्मत की कोई कमी नहीं। हमें हिम्मत की क्या जरूरत है? हिम्मत तो आपको चाहिए, हिम्मत तो आपको चाहिए, हिम्मत तो उन राजनीतिक दलों को चाहिए जो माने कि उनकी कहाँ गलती है और दूसरे के दरवाजे पे ना रखे। सर लेकिन आपका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस एमसीडी नहीं कहेगी तब तक कार्रवाई नहीं करेगी। सर 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 आपका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस तब तक कार्रवाई नहीं करती जब तक एमसीडी नहीं कहता। मतलब अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर उन्हें पता है कि यहाँ पर नॉर्म्स का उल्लंघन हो रहा है, तब भी वो कार्रवाई नहीं करते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन होने देते हैं, उनके सामने हो सकता है अगर एमसीडी नहीं कहती है तो। ठीक है, राजेश गुप्ता हमारे साथ, हरिशंकर गुप्ता जी भी मौजूद हैं। काम है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकना, उसमें दिल्ली पुलिस की मदद लेना। ठीक है, देखिए और एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? मैं आपको बताऊंगा ये बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है कि राजेश गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी आप सुन रहे हैं लगातार आरपी सिंह जी को। ये जो सिस्टम की कमियां हैं, मेरी बहन एक मिनट, देखिए मुझे पता है कि आप पब्लिक में, आपको शायद हमारा ऑडियो लेट जाता है, इस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस है, लेकिन सुनिए, आरपी सिंह जी गलती से उल्टा बता गए। बिल्कुल उल्टा है। पुलिस का काम है, कोई इलीगल बिल्डिंग बन रही है तो वो एमसीडी को बताए, क्योंकि तोड़ती एमसीडी है, पुलिस तो तोड़ नहीं सकती। लेकिन पुलिस वाले प्रोटेक्शन ही नहीं देते, एमसीडी को प्रोटेक्शन चाहिए होती है तोड़ने के लिए। अव्वल तो अच्छा, इन्होंने कहा कि आपके ये काम कैसे हो गया? अरे भाई हम लड़के झगड़ के दिल्ली की जनता के लिए बहुत सारे काम कराते हैं। ठीक है राजेश जी, देखिए ये जो राजनीति है इसी से बचने की जरूरत है, ये राजनीति से ही बचने की जरूरत है। आप देखिए किस तरह की घटना हुई है, शर्मसार करने वाली घटना है ये। दुनिया में भी कहीं अगर कोई ये खबर सुन रहा होगा, सर माफ कीजिएगा मुझे आपको रोकना पड़ेगा, हमारे पास इतना ही समय है, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं अगर कोई ये खबर देख रहा होगा, देश की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र बेसमेंट में पानी भरने से डूबकर मर जाते हैं। इससे ज्यादा दर्दनाक, इससे ज्यादा अफसोसनाक क्या हो सकता है? मैं खत्म करूंगी अपनी बात इस के साथ। देखिए ये जो कह रहे हैं छात्र, उसे सुनिए। हम देखेंगे जब ओआरएन के सारे इलीगल बिल्डिंग गिराए जाएंगे। देखना यह है जब करोल बाग के सारे इलीगल बिल्डिंग गिराए जाएंगे, यानी लीपापोती के अलावा एक्शन कब होगा ये देखना जरूरी है। अड़ी में आज के लिए इतना ही।